बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं जी लिक्विड की 3 प्रॉपर्टीज़ का हम जिक्र करेंगे, जिनमें पहली प्रॉपर्टी है जी फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरी है डिफ्यूजन और तीसरी है डेंसिटी। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट पर आते हैं जी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट में हम ये कहते हैं कि when the vapor pressure of a liquid become equal to सॉलिड, कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के वैल्यू के जो है वो इक्वल जो है वो हो जाती है। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू, यहाँ पर चलें थोड़ा सा और इजाफा कर लेते हैं जी, बिकम इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ये यहाँ पर जो है वो आएगा कि जब आपके वेपर प्रेशर लिक्विड जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के जो है वो इक्वल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि जो पानी है जब आप इसको फ्रीज करते हो, यानी इन फॉर्म ऑफ आइस से है वो कन्वर्ट करते हैं, आप टेम्परेचर को जो है वो कूल डाउन करते हैं, तो पानी जो है वो 0 डिग्री सी के ऊपर जो है वो बर्फ में तब्दील हो जाता है। अब जब लिक्विड से हम मूव करते हैं सॉलिड स्टेट की तरफ, यानी टेम्परेचर को जब कम किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है जी कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ये डिक्रीज करती है, कम होना शुरू हो जाती है। और जब कम होती है तो कम होते होते ये एक खास पैटर्न में आते हैं और इसके बाद जो है वो पानी जो है ये बर्फ में चेंज हो जाता है, यानी आइस फॉर्म में जो है वो हमें मिल जाता है। सो यहां पर अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है वो आइस के जो है वो यानी सॉलिड स्टेट के जो है वो बराबर आ जाए, हम यहां पर ये भी कहते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपका लिक्विड और आपका सॉलिड ये क्या करते हैं जी, ये को एग्जिस्ट करें, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और सॉलिड जो है ये को एग्जिस्ट करें, यानी दोनों ही इस टेम्परेचर पर जो है वो पाए जाते हैं। इस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जी लिक्विड की, जो हमारे पास है जी डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का जिक्र जो है वो हम गैस वाले पोर्शन में भी कर चुके हैं, उसके टिपिकल प्रॉपर्टीज में भी हमने जिक्र किया था। अब मैं अगेन अपनी वही वाली डेफिनेशन जो मैंने गैस वाले पोर्शन में लिखी थी, मैं वही वाली लिखता हूं जी कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किसकी तरफ मूवमेंट जी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड लो कंसंट्रेशन, यानी ज्यादा मिकदार वाले एरिया से कम मिकदार वाले एरिया की तरफ जो मूवमेंट है इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब लिक्विड में डिफ्यूजन जरूर होती है, लेकिन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये स्लो होता है। यहां पर हम लिख लेते हैं जी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज स्लो। किससे मुकाबले में स्लो होता है जी, एज कंपेयर टू द गैसेस। गैसेस के मुकाबले में रेट ऑफ डिफ्यूजन जो लिक्विड है इनमें बहुत कम पाया जाता है, लेकिन ये डिफ्यूज जरूर करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल इनके भी रैंडम मोशन में जो है वो मौजूद होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको जो है वो देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाऊं। छोटी सी एग्जांपल के साथ जो है वो इसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जी। फर्ज करें जी आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपके पास एक लिक्विड जो है वो मौजूद है
और आप इसके अंदर एक ड्रॉप या दो ड्रॉप जो है वो आपने डाल दिए इंक के। ये मैंने जो है वो इसको, ये वाला जो ब्लू है, ये फर्ज करें ब्लू कलर की इंक जो है वो हमने डाल दी। अब आप इसको शेक नहीं करेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि जैसे थोड़े देर के बाद ये वाली जो इंक है ये इस पूरे के पूरे कंटेनर में फैलनी शुरू हो जाएगी। अब मजे की बात ये है कि इसकी जो मूवमेंट होगी, इंक के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होगी, जो कि आप देख सकते हैं, आप यहां से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रैंडम मोशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक तरतीब के साथ नहीं फैल रही होगी, बल्कि कोई मॉलिक्यूल इस तरफ को मूव कर रहा होगा, कोई इस तरफ को मूव कर रहा होगा, और आफ्टर सम टाइम इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर ये इंक जो है वो फैल जाएगी। यानी इसका क्या हो जाएगा जी, होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो बन जाएगा, यानी इनकी मूवमेंट टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन, और उसके बाद क्या बन जाएगा जी, इसका होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो बन जाएगा। यानी ये होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो इसका तैयार हो जाता है। सो ये हमारे पास जो है वो डिफ्यूजन कहलाएगा। अब अगर हम लिक्विड में बात करें कि लिक्विड में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये किस पे डिपेंड करता है, यानी इसका जो रेट है वो किस तरह से जो है वो चेंज होता है। अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर जो है वो मौजूद है। पहले फैक्टर की अगर हम बात करें तो पहला इसमें मौजूद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमारे पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो अगेन जो है वो उसी तरह से डिपेंड करेगा जिस तरह से हम पीछे बहुत सारे फैक्टर्स में बात कर चुके हैं कि हमारे पास या तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हो सकती हैं या स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पर DIFF के साथ इसको शो कर रहा हूं जी, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा जी, ये ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, आसानी के साथ उनके अंदर जो है वो मूवमेंट हो सकती है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये स्लो होगा, यानी ये आहिस्ता से जो है वो डिफ्यूज करेंगे, और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के मुकाबले में इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बहुत कम होगा। दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो दूसरा फैक्टर हमारे पास है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल में हमारे पास साइज के लिहाज से हम जो है वो अगेन इसमें दो कैटेगरीज बना लेते हैं, या तो वो छोटे साइज के हो सकते हैं यानी स्मॉल साइज के हो सकते हैं, या वो बड़े साइज के हो सकते हैं यानी बिग साइज के जो है वो हमारे पास मौजूद हो। अगर इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, स्मॉल साइज जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं, इजीली डिफ्यूज, क्योंकि इनका साइज जो है वो छोटा है। या दूसरी टर्म में जैसे हमने जो है वो गैसेस वाले चैप्टर में बात की थी कि इनका मॉलिक्यूलर जो साइज है या मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा सो उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होता जाएगा। सो जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल होंगे इनका मॉलिक्यूलर मास ये कम होता है, इसकी वजह से डिफ्यूज आसानी के साथ होते हैं या रैपिडली डिफ्यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर वर्ड जो है वो रैपिडली भी लिख दूं, रैपिडली डिफ्यूज कर सकते हैं। जबकि जो बड़े साइज के हैं इनका मॉलिक्यूलर साइज जो है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो स्लो होगा, यानी ये इतनी तेजी के साथ डिफ्यूज नहीं करेंगे बल्कि ये स्लोली स्लोली जो है वो डिफ्यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो हम लाइक पानी का मॉलिक्यूल की बात कर लें और इसी तरह जो है वो हनी के मॉलिक्यूल की बात कर लें, यानी शहद की बात कर लें। अब पानी के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, शहद का ज्यादा होता है, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन पानी में ज्यादा है। हनी में आपको देखने में ये बहुत कम मिलेगा, यानी इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही स्लो होता है। अब नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं,
इसको थोड़ा ऊपर की जानब जो है वो ले जाते हैं। और नेक्स्ट फैक्टर जो है ये हमारे पास है वो है जी शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल में भी ये हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं, या तो शेप जो है वो रेगुलर हो सकती है और या शेप जो है वो इर्रेगुलर हो सकती है। अगर इनकी शेप जो है वो रेगुलर है तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ये क्या होगा जी, ये ज्यादा होगा। इनकी बाकायदा शक्लें जो है वो मौजूद हैं। और अगर ये इर्रेगुलर शेप की हैं तो इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो कम होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ये क्या होगा जी, ये स्लो होगा। अब इसके लास्ट फैक्टर के ऊपर आते हैं जी, और वो हमारे पास है जी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का जो फैक्टर है ये तो ऑलमोस्ट हम हर प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो इसको देखते आ रहे हैं जी, कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर आपका टेम्परेचर जो है वो हाई है तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ये इंक्रीज कर जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा जी, आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये क्या हो जाएगा जी, ये हाई हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर आप कम करते जाएं, यानी आपका टेम्परेचर जो है ये लो होगा, तो लो टेम्परेचर पर क्या होगा जी, आप मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ये कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज कर जाएगी। तो जो है वो डिक्रीज करने से इनका रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होगा जी ये कम हो जाएगा, यानी स्लो होता जाएगा। तो ये हमारे पास इसके 4 फैक्टर्स हैं जी जो डिफ्यूजन पर जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो इसके फैक्टर्स में बात की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, सेकेंडली साइज ऑफ मॉलिक्यूल की, थर्डली शेप ऑफ मॉलिक्यूल की, और फोर्थली जो है ये हमारे पास टेम्परेचर जो है ये मौजूद है, यानी टेम्परेचर जो है वो इसके ऊपर असरअंदाज जो है ये होता है। अब इसकी जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि हमने कहा था जी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। यहाँ से इसको जो है वो हम रेज कर देते हैं सारे को, और इसकी थर्ड टिपिकल प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास है डेंसिटी। अब डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू होती है जी मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो डेंसिटी है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद है मास के साथ, और इसी डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप जो है मौजूद है वॉल्यूम के साथ। यानी मास के बढ़ने से जो है वो डेंसिटी बढ़ेगी और वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी जो है ये कम होती चली जाएगी। सॉरी, वॉल्यूम के ज्यादा होने से डेंसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। अब अगर हम बात कर रहे हैं जी लिक्विड स्टेट की, अब लिक्विड स्टेट में हम ये कहते हैं जी कि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है ये फिक्स होता है, यानी मखसूस जो है वो होता है। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। करीब करीब होने की वजह से ये जो है वो इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, वॉल्यूम नहीं चेंज होता, शेप जरूर जो है वो इनकी चेंज हो जाती है। अब इनके मॉलिक्यूल फिक्स होने की वजह से, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होने की वजह से इनका जो डेंसिटी होती है जी ये हाई होती है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं जी ये हाई डेंसिटी जो है वो रखते हैं। हाई डेंसिटी किस लिहाज से या किन से रखते हैं जी, एज कंपेयर टू द गैसेज। गैसेज के मुकाबले में इनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी की बात करें H2O, तो पानी की डेंसिटी जो है ये हमारे पास है जी 1.0 यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम हवा की बात करते हैं तो हवा की डेंसिटी है जी 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अब अगर आप यहाँ से पानी देखें तो इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ये है वो एयर। सो इसी वजह से जब बारिश पड़ती है तो हम जो बारिश पानी के कतरे हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है और हवा की डेंसिटी जो है वो कम है। सो इसी तरह से अगर आप एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स कर देते हो तो जिसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी वो तैरना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बीकर में पानी आपने डाला हुआ है, या आपके पास जो है वो पानी जो है वो मौजूद है, इसको मैं जो है वो येलो कलर के साथ शो कर लेता हूं जी, और इसमें आपने थोड़ा जो है वो कोई ऑयल डाल दिया, कोई भी केरोसिन ऑयल है या सरसों का जो है वो तेल है वो आपने डाल दिया। अब वो क्या करेगा जी, वो इसके ऊपर जो है वो तैरना शुरू कर देगा, वो नीचे नहीं बैठेगा। सो क्यों? क्योंकि जो ऑयल है इसकी डेंसिटी कम है और पानी की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। लेकिन अगर आप शहद पानी में डाल दोगे तो शहद जो है वो पानी में इसके नीचे पैंदे में बैठ जाएगा, क्योंकि शहद की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है और पानी की डेंसिटी जो है वो कम है। सो आज के लेक्चर में हमने लिक्विड की 3 टिपिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्रीजिंग पॉइंट पर बात की, सेकेंडली हमने डिफ्यूजन के ऊपर बात की और इसके फैक्टर्स के हमने देखा, और थर्डली हमने डेंसिटी के ऊपर जो है वो बात की। सो आज का हमारा लेक्चर यहां पर खत्म होता है जी। अल्लाह हाफ़िज़।